गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बची हुई जो हमारी यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, बेसिक साइंस है केमिस्ट्री में, इसको हम डिस्कस करेंगे और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे कि इससे क्या क्या हम अच्छे से हम और सीख सकते हैं, और जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन पे हम फोकस करेंगे। और मैं अपने सभी साथियों का, जो नए साथी भी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा अब। और आपने अभी तक आपने अच्छे से मॉक दे दिए होंगे, और कुछ जो टॉपिक बचे हुए थे, इनकी भी मैं आगे को अभी 2 यूनिट जो और बची हैं, इनकी भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। और आशा करता हूँ फिर आपको आगे को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें केमिस्ट्री का, इसमें है एलिमेंट, कंपाउंड, सिंबल, वैलेंसी एंड इक्वेशन। ये टॉपिक्स दिए गए हैं, सब टॉपिक्स हैं ये। इन सब टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इन सब टॉपिक से भी आपका क्या हो सकता है, इन सब टॉपिक से आपके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट जो तत्व होते हैं, वो कहता है कि क्या है कि प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्योर, एकदम शुद्ध सब्सटेंसेस होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ही तरीके के अणुओं से बने रहते हैं, उनको बोलते हैं। और मैं इसमें हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और जितना मुझे हिंदी आती है मैं उसको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए एलिमेंट हम किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एक ये मान लीजिए इसकी बिस्किट ले ली गोल्ड की, तो इसमें जो हर एक एटम होगा, वो शुद्ध तरीके से सब में, इसमें सारे के सारे इस पूरे बार में, जो गोल्ड का जो ये बार है, गोल्ड का जो ये टुकड़ा है, इसमें क्या होगा कि सारी की सारी आपके एटम्स जो हैं, और जो इसके वजह से तो क्या होंगे, सारे के सारे एटम्स का जो शेप होगा वो बराबर इक्वल होता है। तो हम इसको कहते हैं, और ये एक तरीके के एटम से बना है। ये नहीं कि इसमें सिल्वर भी आ रखा है, या आपने कॉपर भी डाल दिया, या टिन, मतलब किस तरह इसमें प्लेटिंग कर दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कहते हैं हम, वो प्रोसेस से आपने इसके ऊपर कुछ और परत चढ़ा दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए, अगला क्या है कि इस तरीके से आप तत्वों को समझेंगे कि जिसमें एक तरीके के होंगे। और जैसे मान लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो ये आपका एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। या तो फिर, अब अगर आपको एलिमेंट बोलना है, तो इसमें सारे के सारे सोडियम ही होंगे। आपने सोडियम देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा है, तो ये सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, एक धातु है। और ये किस तरीके से होता है, इस तरीके से इसके भी चॉकलेट की तरह इसके वो होते हैं। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ गोल्ड की बिस्किट होती हैं, इसी तरीके से इसकी भी मान लीजिए एक बिस्किट की नवा होता है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक चाकू की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। और इसको हमें ये पता होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर देता हूँ, कि इसको हमेशा केरोसिन में आप क्या करते हैं, इसको NCERT में, आप 9th 10th की NCERT में भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा है कि इसको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। कैसे रखते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। इसको केरोसिन में आप डुबा के रखेंगे। क्यों? अगर मान लीजिए इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, मतलब इसमें अगर आपने अगर पानी डाल दिया, तो ये धमाका करते हुए फट जाएगा। और ये धमाके से जैसे ही फटेगा, और तो इससे क्या हो सकता है कि ये डैमेज कॉज कर, ये क्या करेगा, डैमेज कॉज करता है। और जिससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, इस तरीके, मतलब तो इससे क्या होता है, बचना है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे ही आप इसको क्या कहते हैं, बाहर एयर में निकालेंगे, तो मान लीजिए आपने एक टुकड़ा क्या किया इसका आपने प्रैक्टिकल के लिए एक पीस निकाल लिया। जब आपने एक पीस निकाल दिया, मान लीजिए आपने क्या किया, थोड़े से काम किया और बाकी आप भूल गए, तो ये सुबह तक क्या रहेगा कि एक चिपचिपे से साबुन नुमा वो बन जाता है। इससे ये NaOH में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो चिपचिपा सा सब्सटेंस बच जाता है। तो वो हवा में और मॉइस्चर रहता है, तो तब वो रिएक्ट, मतलब ऐसे धमाकेदार रिएक्शन नहीं करेगा। जब आप डायरेक्ट पानी में डालेंगे तब रिएक्शन कर लेगा, लेकिन आप इसको छोड़ देंगे तो ये मतलब चिपचिपा सा, मतलब NaOH जैसे, मान लीजिए साब वो NaOH का जैसे क्या होता है कि ये जो
सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे कास्टिक सोडा कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होने लगता है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे फिर ये वर्क नहीं करता है एक्सप्लोजिव की तरह। और आपका जो सोडियम है उसकी एक प्रॉपर्टी ये है, जैसे मान लीजिए आपने कहा लैब में, आप ये केरोसिन में हर समय, जैसे मान लीजिए ये हमने मार्केट से मंगवाया, अगर किसी कंपनी से मंगवाया, तो क्या है केरोसिन का, क्यों केरोसिन क्या करता है, इसको ऑक्सीजन की इसकी ऑक्सीजन कट करता है, मतलब जो इन्वायरमेंट के साथ इसको इसको रिएक्ट नहीं होने देता है, बचाता है। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप केरोसिन में इसको भर के भेज दें, क्योंकि केरोसिन खुद से एक बड़ा एक्सप्लोजिव है। अगर मान लीजिए इसको ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा सा भी अगर उसको 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 मान लीजिए ज़्यादा झटके लगेंगे या वो लगेगा, तो वो आग पकड़ सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको वैक्स के साथ कोट किया जाता है। इसमें क्या है, वैक्स, चिपचिपा जो वैक्स होता है उसके साथ कोट करके इसके पीसेस एक डिब्बे में भरे जाते हैं। तो वैक्स भी वही काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। वैक्स में भी स्टोर किया जाता है इसको। और आइए, और जैसे आयरन है, आयरन भी में भी लोहे की जो रॉड होती है उसमें सारे आयरन के एटम हैं। मान लीजिए कोई वाटर है, आपको वाटर दे दिया उसने, तो वाटर आपको जैसे दे दिया, तो वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका ये भी आपका क्या रहता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो दो तरीके के एलिमेंट हैं। इसलिए इसको दो तरीके के तत्व हो गए, इसीलिए हम इसको एलिमेंट ना बोलते हुए कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको कंपाउंड बोलेंगे। तो आइए ये हम कंपाउंड वाले को समझते हैं। कंपाउंड में क्या लिखा है, देखिए, कंपाउंड आर सब्सटेंसेस, वो पदार्थ होते हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, जो जिनको बनाया जाता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को जब मिक्स करके इनका इन और एक फिक्स रेशियो में भी किया जाता है। इसको कैसे किया जाता है, फिक्स रेशियो में। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने पानी ले लिया H2O, और आपने देख लिया कि मान लीजिए देहरादून में कोई पानी का आपने सैंपल ले लिया, और वही सैंपल आपने मान लीजिए दिल्ली में ले लिया, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए हों और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जुड़ गया हो, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे इसको दुनिया के किसी भी कोने में ले लेंगे, तो हाइड्रोजन आपके दो दो हिस्सा हाइड्रोजन का और एक हिस्सा आपका ऑक्सीजन का ही जुड़ेगा। तो इसलिए क्या है, जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा क्या है, फिक्स्ड रेशियो में, किस में होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl का मतलब है कि एक पार्ट आपका सोडियम का रहेगा, एक पार्ट आपका क्लोरीन का रहेगा। ये 50-50 रहेगी इसमें पार्टनरशिप इनकी, दोनों तत्वों की। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। और इसी और क्या रहता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, तो इसमें क्या है, देखिए जो सिंबल्स हैं, अब इसमें क्या था, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, सिंबल का है। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है पहले, कि आपने चिन्हों को चिन्हित किया, जैसे उसमें पूछा गया था आपको कि जैसे NaCl है, NaCl का इसने इसने सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं सोडियम, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। और इस तरीके के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, कि वो आपको इसका ये चिन्ह पूछ लेगा। और जैसे क्लोरीन गैस है, ये पूछ सकता है आपको, तो वहाँ पर वो Cl दे देगा या Cl नेगेटिव दे देगा, तो या Cl3 लिख देगा। तो इसमें से पूछेगा कि क्लोरीन गैस का चिन्ह क्या है, क्लोरीन गैस का चिन्ह पूछ सकता है। और जैसे बेंजोइक एसिड का पूछ सकता है, C6H5COOH पूछ सकता है आपसे। और K2S2O7 आपसे पोटेशियम KMS का ये पूछ सकता है आपसे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे। और जो आपका ये बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं आप, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है इसका। और ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है इसका, इसका केमिकल नेम। तो आपको क्या करना है कि अब आप ये मत, इसके भरोसे मत रहिए कि NaCl आएगा। अब नहीं, अब एग्ज़ाम में NaCl नहीं आएगा। अब थोड़ा सा एडवांस आने के चांसेस हैं, जैसे CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसका यूज़ हो सकता है
और जैसे ये क्लोरीन गैस है, ये जो आपका चॉपिंग बोर्ड है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आता है। और जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी आप जो आपके फूड इंडस्ट्री या इधर और या आपके उसमें जो खुले बाहर पे आपके जो आपकी वो होंगी नालियाँ होंगी, उनको साफ़ करने उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपके कंपाउंड्स को क्या कर सकता है, वो अपग्रेड कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। और जैसे और एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, जैसे क्या स्लेग लाइम के लिए पूछ लेगा, CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, इसको स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो लाइम वाटर होता है जिसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, लाइम वाटर कैसे बनता है, आपने क्या किया, जो ये चूना लिया था जो स्लेग लाइम ली थी, इसको आपने पानी में भिगाया, इसको क्या करा आपने, मान लीजिए इसको आपने पानी में भिगाया, मान लीजिए ये ले लिया आपने चूना, आप मार्केट से ख़रीद के लाए और ये पानी है, इसमें क्या हुआ आपने इसमें आपने चूना ऐड कर दिया, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, मतलब इसमें आपने स्लेग लाइम क्या कर दी, ऐड कर दी। जब आप स्लेग लाइम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका जो चूना था वो नीचे बैठ जाएगा, ये चूना, और ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट पानी। और इसी को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता, CaO बोला जाता है, लाइम वाटर। और लाइम वाटर, मैंने आपको एक चीज़, अगर आपने अच्छे से मेरी ये जो इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग वाली जो क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो सॉल्यूशन है सीरीज़ है, उसमें मैंने बताया था कि लाइम वाटर आप अंडों को प्रिजर्व करने के लिए एक कांच के बर्तन में रखते हैं, तो उसमें लाइम वाटर होता है। तो लाइम वाटर को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि ये जो आपका नींबू होता है, नींबू का पानी होगा या नींबू का रस होगा। तो वो नींबू का रस नहीं है, वो क्या है कि आपने स्लेग लाइम को घोला और ऊपर से इसको क्या किया, ऊपर वाले को आपने इसको छान लिया बस, जो ट्रांसपेरेंट एकदम क्रिस्टल पानी, बिल्कुल साफ पानी जैसा दिखता है चूने का, उसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। और ये लाइम वाटर आपका क्या करता है, यूज़ होता है किसके लिए, वो ये परिरक्षण के लिए, अंडों को परिरक्षित करने के काम आता है। और एक काम और आता है कि आपका मान लीजिए आपके पास क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है कहीं पर, जैसे मान लीजिए आपका जो वो होता है आपका, मान लीजिए जब आप अल्कोहल का वो कर रहे हैं, अल्कोहल का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको CO2 का कंसंट्रेशन दिख रहा है, मान लीजिए आपने, तो क्या करना है, CO2 के जो कंसंट्रेशन होगा, जब तक वो उठा नहीं है, मतलब जब तक आपका जो आपका जो वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, जब तक वो नहीं होगा तो उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो आप उस CO2 को अगर एक पाइप से, CO2 को पाइप से आप इस चूने के पानी में डालेंगे, मान लो आपने इसमें कनेक्ट कर दिया और CO2 गैस यहाँ से जाने दी इसमें, तो क्या होगा कि जो ये चूने वाला जो साफ पानी था, ये आपका दूधिया कलर में परिवर्तित हो जाएगा ये पानी। तो आपने क्या करना है, इसको एक टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप चूने के पानी को, जिससे हम दूधिया होने पे ये पता लगा सकते हैं कि इसमें CO2 गैस है। और जब ये अल्कोहलिक जो सॉल्यूशन था, अगर वो उसका फर्मेंटेशन होके, जैसे जो आसव बनते हैं, जैसे दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट, जो भी बन वो जो ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है वो जो बन जाता है, तो हवा में वो ऊपर उठता है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ऊपर उड़ता है, तो उड़ने से क्या हो जाता है, वो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल हैं, अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल वो हवा में आ जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, आग से हम जब जब माचिस से हम उसको चेक करते हैं, तो माचिस की क्या होती है, लौ बढ़ जाती है, उससे क्या हो जाता है कि अल्कोहल बन गया है, इससे कन्फर्मेशन हमें आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CO2 का जो हमने ये स्लेग लाइम का जो वाटर का हमने जो ये सिंबल और इसका वो देखा, तो इससे हम आराम से क्या कर सकते हैं, अपना कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। और अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी का। देखिए वैलेंसी में क्या होता है,
कि वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कह रहा है कि जो वैलेंसी है आपका, ये क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी तत्व की ये कितना अपने आपस में क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ये बताना होता है। तो ये हम कैसे फिक्स करते हैं कि कौन कितना करेगा, कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, या तो वो दो के उसमें रहना चाहता है, उसका जो परमाणु विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो अपने पास दो बनाना चाहता है, या आठ बनाना, आठ में बन के रहेगा, या 18 के उसमें रहता है। फिर ऐसे आगे को भी इसकी सीरीज चलती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन का, कार्बन के आखिरी उसमें, इसमें कार्बन में कितने होते हैं, दो कॉमा, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें देखिए 4 2 6, ये 8 बनने की कोशिश करेगा। ये क्या करेंगे, ये 8 8, ये वाला आपका, ये देखिए आप यहाँ से, ये 8, ये नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 8 बनने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, तो इसको हम ये देखेंगे, तो ये जो है देखिए, ये जो 4 बचे हुए हैं, ये क्या करेंगे कि 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इसलिए क्या होगा कि ये वाला, ये अपनी क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी दिखाएगा, 4 दिखाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसकी कार्बन की वैलेंसी कितना बोलेंगे हम, 4 है। इसकी वैलेंसी कितनी बोली जाएगी, 4 बोली जाएगी। अब मान लीजिए और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन है, आयरन है, आयरन का आपके पास होता है 26। तो आप इस तरीके से लेंगे, मान लीजिए 2 8, 8 2 10 हो गया, 10 ये हो गया, और आपके पास कितने हैं, 26 हैं। तो यहाँ पे आपके 16 और इसके पास होंगे। तो इसको क्या क्या चाहिए, ये देखिए कि इसको और दो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आयरन वाला आपका क्या ये भी दिखाता है कि Fe2 पॉजिटिव स्टेट में ये रहना पसंद करता है। और एक चीज़ और करता है ये Fe, या Fe आपका हमेशा, या Fe3, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा अपना, और एक को और एडजस्ट कर देता है। या दो ही इनमें के, दो ही स्टेज में क्या होता है, ये वैलेंसी, ये दो वैलेंसी शो करता है। क्योंकि जो जो ये आयरन है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक मतलब को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक। अब मैं आपको थोड़ा सा वो रिमाइंड करा देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ये दिखाया जाता है। देखिए हल्का सा आपको मैं बता देता हूँ कि डी ब्लॉक कहाँ पे है, क्योंकि आपके ये पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे ये पी ब्लॉक है, और जो ये बीच में आपका होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे डी ब्लॉक रहता है। तो इसको ट्रांजिशन भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब बीच के एलिमेंट हैं, वो बोलते हैं इसको, सीरीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रहता है ये आयरन। और आप देखिएगा, तो ये क्या है, इस तरीके से अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो वैलेंसी इसी से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और जैसे मान लीजिए, इससे भी मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जो आपका NaCl है, NaCl है, NaCl में कितने होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 11 होता है। तो ये क्या करेगा, देखिए 2,8, और एक इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये एक को क्या करेगा, अपना रिमूव कर देगा। मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन का देखिए, इसका कितना है, 2,8,7। तो इसको एक और चाहिए, इसको क्या है, एक और चाहिए हमें। तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं, तो ये वाला अपना दे देगा, और ये अपना इसको, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप ये देख सकते हैं कि आपका Na क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव बनेगा, क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आ जाएगा, और ये कंबाइन होके NaCl दिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा। तो ये वैलेंसी कितनी शो कर, और हम पूछेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 1 है। क्योंकि ये एक और है, उसको एक ही तत्व को क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है, अपने साथ एडजस्ट कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी 1 है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 रहेगी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने, जैसे मान लीजिए ये कॉमन एग्जांपल है कार्बन का, CH4, ये मीथेन गैस है। देखिए मीथेन गैस है। तो ये देखिए 4, तो क्या कर रहा है, ये 4 को अपने साथ कार्बन क्या कर रहा है,
अपना अपने साथ एकोमोडेट करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इसकी 4 है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए अगला, देखिए अगला है केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट। अब अगला टॉपिक सब टॉपिक था केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस वेयर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कह रहा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट थे, जैसे दो चीज़ हैं हमारे पास, रिएक्ट ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बना देंगे हमारा सी और डी बना देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने ले लिया एसिड, ले लिया एक रिएक्टेंट आपका हो गया ए, हो गया आपका एस सी एल, और आपने दूसरा ले लिया बेस, ले लिया NaOH। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ NaCl, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो देखिए HCl के फॉर्म, HCl के रूप में हमने ए ले लिया, बी ले लिया NaOH के उसमें, और सी ले लिया NaCl में, डी ले लिया हमने, वाटर आ गया। तो ये देखिए ये इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जैसे सोडियम है तो सोडियम एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन एक है तो यहाँ पे भी क्लोरीन एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, देखिए दो हैं, तो वाटर दो आया है, ऑक्सीजन एक आया है तो ऑक्सीजन एक आया है। तो ये क्या है, हमने बैलेंसिंग भी करनी है। वहाँ पे हमें ये भी दिया जा सकता है, कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें हमें जो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ही मान लीजिए ये इक्वेशन दी गई है 2H2 + O2, वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे दे देगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे देगा, और इससे उसने वाटर बनाया है मान लीजिए। तो आपसे वो कहेगा कि क्या ये बैलेंस्ड है। अगर आप देखेंगे, देखिए दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे एक ही बन रहा है देखिए प्रोडक्ट में, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन आपके आपने क्या कर दिए, आपने हाइड्रोजन में क्या कर देना है, दो बढ़ा देने हैं। देखिए दो हाइड्रोजन बढ़ा दिए, तो यहाँ पे भी आप दो हाइड्रोजन लिखेंगे। देखिए दो, ये दो हाइड्रोजन, ये दो, इसका मतलब चार हो गया, दो दूनी चार, तो चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार, और दो ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो ऑक्सीजन दो है। तो इस तरीके से आपने क्या है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना आएगा। क्या आएगा, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, और केमिकल इक्वेशन कैसे रिएक्ट करती हैं, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। आइए हम क्या करते हैं, अगली आगे के जो टॉपिक बचे हैं उसको उनको डिस्कस करते हैं। अगला दिया है उन्होंने, देखिए अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल केमिकल चेंज क्या होते हैं, देखिए फिजिकल चेंज होता है ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, शेप या स्टेट चेंज होती है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया कोई पदार्थ नहीं बनेगा, जनरली रिवर्सिबल। और ये क्या होता है, रिवर्स कर सकते हो आप इसको। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। मान लीजिए देखिए आपके पास क्या है, आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स। आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें खांचे बने होते हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब्स को क्या कर सकते हैं, जमा के फॉर्म कर सकते हैं। आप इन आइस क्यूब्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, तो ये क्या है, ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो और फिर क्या करेंगे, मान लीजिए आपने इसको फिर से थोड़ी देर बाद आपको लगा कि अब तो अब अब हमारे मेहमान नहीं आने वाले हैं, तो आपने क्या किया, मान लीजिए, तो आपने क्या किया, इसको फिर से आपने ट्रे में डाल दिया। अगले दिन क्या हुआ, फिर से अब मतलब 2-4 घंटे में आप क्या करेंगे, इसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, रिवर्सिबल है। आपने एक बार इसको हीट करके आपने इसको पानी में कन्वर्ट कर दिया, पानी को फिर से आपने बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है, ये क्या है, रिवर्सिबल आपका चेंज हो गया, कि इसको आप बार बार बदल सकते हो। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए शेप बदल सकता है। क्या होता है, शेप और स्टेट। पहले लिक्विड स्टेट थी, यहाँ पे पहले सॉलिड स्टेट है कि क्यूब में, इसको लिक्विड स्टेट में बदला गया है। फिर लिक्विड स्टेट को क्या है में बदला गया है, इसमें स्टेट में बदला गया है। फिर इसको लिक्विड को सॉलिड स्टेट में बदला गया है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं बना है। पानी से बर्फ़ बनी है, बर्फ़ से फिर पानी बन जाएगा। तो ये नया कोई कंपाउंड नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि ये नमक बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें पानी से आपका क्या बना है, बर्फ़ बनी है, बर्फ़ से फिर पानी बन सकती है, इसको जैसे ही हीट मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है, फिजिकल चेंज इसको बोलते हैं। और जो केमिकल चेंज है आपका, इसमें क्या क्या होगा,
केमिकल कंपोजिशन चेंज, जो केमिकल का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास आयरन है, क्या है, लोहा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, एक बार आपका क्या हो गया, अगर ये आपका किसी चीज़ में बदल गया, जैसे आपका जो आयरन था Fe2O3 .XH2O, मतलब इसमें क्या है, कुछ पानी के रस्ट का फॉर्मूला है, क्या है, रस्ट। एक बार आपका रस्ट लग गया तो फिर आपसे उससे दोबारा आयरन क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई हैं, और क्या हो गया आपके, इसमें पानी के मॉलिक्यूल भी कुछ ऐड हो जाते हैं, तो उसको रस्ट बन जाता है। रस्ट बन गया, एक बार रस्ट बन गया तो फिर आप उससे आयरन नहीं बना पाएंगे, तो ये केमिकल चेंज हो गया। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए आपने केरोसिन को बर्न कर दिया, तो वो सारा जल गया, ख़त्म हो गया, केमिकल चेंज बन गई, एनर्जी निकल गई उससे, तो क्या होगा कि फिर आप उसको, क्या, इरिवर्सिबल है, उसको दोबारा आप दोबारा केरोसिन नहीं ला सकते आप। जैसे और बर्निंग ऑफ वुड है, क्या है, बर्निंग ऑफ वुड है, मतलब लकड़ी आपने एक बार जला दी तो राख हो गया, तो फिर राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन है, एक बार आपका जंग लग गई अगर लोहे में, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसको दोबारा से लोहे की छड़ में या लोहे के उसके प्लेट में उसको लोहे को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। और लोहे को जंग लगने से बचने के लिए आप गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब जिंक की उसमें परत चढ़ाई जाती है, जैसे आपने कैन में देखा था कि उसमें टीन की परत चढ़ाई चढ़ाई जाती है। और इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज कौन क्या है। और ये सिंपल टॉपिक हैं, कि और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अगले सब टॉपिक्स देखते हैं। उसमें क्या है, एसिड्स बता रहा है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आइंस इन वाटर, पानी में क्या है, H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करेंगे आपका एसिड्स। दे टेस्ट सॉर, खट्टे, ये क्या करते हैं, सार करते हैं, मतलब खट्टे टेस्ट करते हैं ये। जैसे आपने एसिटिक एसिड में पानी मिला के या एसिटिक एसिड टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, खट्टा महसूस होगा। टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं ये। और ये चीज़ ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका एग्जाम्पल, ब्लू लिटमस को आप क्या करेंगे, लिटमस में ब्लू लिटमस को, और ये लिटमस किससे बनता है, जो लाइकेन होता है उससे आपका, इस लाइकेन से आपकी क्या करा जाता है कि इसकी सीड बनाई जाती है, जो लाइकेन नेचर में, जैसे मशरूम की तरह, जो मशरूम की तरह तो नहीं, आपने एक लकड़ी में देखा होगा, इस तरीके से अगर पूरा लकड़ी को रख दें तो इस तरीके से वो मशरूम नुमा इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर होते हैं। जिस जगह पे लाइकेन उगेंगे तो वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का, जैसे जो धुआं होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है, तो वहाँ ये नहीं मौजूद होते हैं। जहाँ अगर प्रदूषण होगा तो ये इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। और इसी से क्या यूज़ करके क्या बनाया जाता है, हमारा ये इंडिकेटर जो बनाया गया है चेक करने के लिए कि एसिड है या नहीं है करके, तो इससे आप वो चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर बनाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसमें HCl है तो ये H पॉजिटिव देगा पानी में, HCl है तो H पॉजिटिव देगा पानी में, और इसलिए एसिड बोलेंगे। लेमन जूस भी आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका साइट्रिक एसिड रहता है, तो आप इसको भी उसके प्लेस में यूज़ कर सकते हैं, वैसी केमिकल रिएक्शंस ले सकते हैं इससे। और आपका जो बेसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, जिसे हम इसका पानी में मिला के हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। और जो साबुन है वो भी हमारा क्या होता है, बेस होता है। और आप अगर वो ले लें तो अजवाइन जिस तरीके से होता है, तो उसमें भी क्या आता है, और पुदीना जो होता है, ये भी क्या कंटेन करती हैं आपका, इनमें भी आपका बेसिक ये रहती हैं। और पानी में क्या हुआ, OH नेगेटिव रहता है जब ये, अगर इनको घोला जाए पानी में तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो एरीनियस का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें H पॉजिटिव आइंस क्या होते हैं, पानी में दिए जाते हैं। एसिड देगा H पॉजिटिव और बेस देगा OH नेगेटिव, पानी में देगा।
और आगे आपका ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट है। ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं कि उसने देखा कि जैसे मान लीजिए Na2CO3 है, तो ये क्या कर रहा है, इसमें आपका OH नेगेटिव नहीं है। तो अगर इसको पानी में घोलेंगे तो OH नेगेटिव, क्योंकि ये बेस तो है पर ये OH नेगेटिव नहीं है इसमें। तो उसने कहा कि ये तो फेल हो रहा है आपका अरेनियस द्वारा का जो कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने फिर ब्रोंस्टेड ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, एसिड का कॉन्सेप्ट तो सही सेम इन दोनों ने सेम ही दिया है, लेकिन बेस का कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा कि जो भाई बेस होगा आपका, वो आपका हाइड्रोजन को क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर ये क्या बना देगा, NaHCO3। तो ये क्या है, बेकिंग सोडा बन जाता है इससे सोडियम कार्बोनेट से आपका बेकिंग सोडा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। और लुईस कॉन्सेप्ट एक है, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि उसने ये कहा है कि जो बेस होगा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर हुआ, जैसे मान लीजिए H2O है, तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। तो जिसके पास लोन पेयर होगा, जो ये आपने जिसके पास होगा वो अपना लोन पेयर दे सकता है, इसलिए वो बेस कहलाएगा। और जो आपका ये आपका मान लीजिए जो आपका ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं। ये लुईस का क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको एक एक इक्वेशन इससे पहले समझाई थी, जिसमें मैंने HCl लिया था, एसिड लिया था, फिर हमने इसमें बेस डाला था NaOH, हमने इसमें बेस डाला था NaOH, और फिर हमने बना दिया था NaCl और प्लस वाटर बनाया था। तो देखिए इसमें हमने ये अगला इसका सॉल्ट बनाता है। तो सॉल्ट क्या होता है, जब हम एसिड और बेस को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज। वो एग्जाम में पूछ सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं। आपको इसको वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा कि एसिड और बेस, क्षार और अम्ल को हम मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज। क्योंकि एसिड के लोहे को लोहा काटता है कहते हैं ना, जिस तरीके से, तो मतलब ये जैसे प्लस और माइनस, अच्छाई और बुराई, तो इस तरीके से क्या होता है कि बीच का पाथ हो जाता है, जैसे बुद्धा का पाथ होता है। तो बीच वाला रास्ता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस। और इसमें पानी भी निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन दी गई है यहाँ पे भी, देखिए एग्जाम्पल में, इसमें इस स्लाइड में आपको ये HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O आपको दी गई है। इसी में आप बैलेंसिंग भी सीख सकते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो आने के चांसेस हैं। आइए अगले 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 पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी है। मैं इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करूंगा इसमें। तो ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ, ऑक्सीडेशन में जो है आपका वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नहीं, इसमें क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है। तो देखिए अब मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ और आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए, और रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और गेन या तो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और ऑक्सीजन जब आपका ऑक्सीडेशन होगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखिए ऑक्सीडेशन है तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। और रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसमें रिमूवल ऑफ आपका हाइड्रोजन है, आप इसी का उल्टा करेंगे तो रिडक्शन होगा। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से ही सिंपल समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, या आपका क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और आप रिडक्शन ले लेंगे तो क्या होगा कि भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये दोनों आपस में चलते हैं। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और रिडक्शन में क्या होगा, अपने आप में इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा।
और रिडॉक्स रिएक्शन कह रहा है, आप देखिए रिएक्शन इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी टॉपिक है। इसमें क्या होगा, दोनों ऑक्सीडे उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। इसका एग्जांपल है ऐसे, और कैसे आप ध्यान रखेंगे, देखिए कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा, इससे क्या बन गया, देखिए कॉपर बन गया, तो इसमें देखिए आप ऑक्सीजन हट गई इसमें, तो रिडक्शन हो रहा है इसमें। और जो हाइड्रोजन है इसमें देखिए वाटर बन गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसमें क्या है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आइडेंटिफाई करना आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, जिसमें आप ऑक्सीजन को देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि आगे ये कंपाउंड में ऑक्सीजन हटी है इसमें रिएक्टेंट के साथ दूसरे साइड जाके, या उसमें जैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हमें रिडॉक्स रिएक्शन पहचाननी होगी। आप देखिए अगला पॉइंट है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इट्स टाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक दिया गया है। इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए सोर्सेस ऑफ वाटर। आप देखिए सोर्स क्या, वाटर के मीठे जल के स्रोत क्या है, देखिए या तो रेन वाटर है, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है। देखिए सरफेस वाटर रिवर लेक्स में आप मिल सकता है आपको, और ग्लेशियर में मिल जाएगा आपको। और आपको खारा पानी चाहिए, सॉल्टेड वाटर जो मिनरल्स वाला वाटर होता है ज़्यादा, तो वो क्या आता है आपका सी में मिल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ वाटर बता रहा है, देखिए सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर आपका क्या होता है, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, उसमें घुले हुए जो लवण हैं ये कम मात्रा में होंगे। इसमें जो साबुन अगर आप घोलेंगे या सर्फ आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा झाग बनेगी और कपड़े जल्दी इजीली वॉश हो जाएंगे। और जो हार्ड वाटर है इसमें क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे फॉर्म स्केल, इसमें क्या होगा, अब इसमें अच्छे से धुल नहीं पाएगा वो। और डिस्टिल वाटर क्या है कि एक डिस्टिलेशन यूनिट होती है, उसमें क्या करता है, इसको उबाला जाता है और ठंडा करके पानी उसमें H2O खाली वाटर ही वाटर होगा, डिस्टिल वाटर। इसको आप बैटरीज में भी डाला करते हैं डिस्टिल वाटर को। और एक और तरीके का पानी होता है जिसको मैं एडिशनली आपको बताना चाहूँगा, ये उसको बोलते हैं डी आयोनाइज्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डी आयोनाइज्ड वाटर। डी आयोनाइज्ड वाटर किस तरीके से काम करता है कि इसमें इस तरीके से 3 सिलेंडर लगे रहते हैं लेबोरेटरीज़ में, ये कॉमनली पाया जाता है। और मैं बताता हूँ इसमें और डिस्टिल वाटर में क्या अंतर है। डीआयोनाइजर इस तरीके से सिलेंडर लगे रहते हैं इसमें, एक इसमें एक चारकोल वाला चैम्बर होता है, एक इसमें कैथोड की तरह काम करता है, एक इसमें एनाइन, एक कैथोड एक एनोड की तरह चैम्बर होता है। और किसी किसी में चौथा ये भी होता है, आरओ वाला सिस्टम, आरओ की तरह सिस्टम भी लगा रहता है इसमें, एक आरओ वाला चैम्बर भी होता है। और इस तरीके से क्या होता है, पाइपलाइन आपस में कनेक्ट होती हैं और ये एक यूनिट की तरह काम करता है। पाइप लगी, ये पाइप की तरह ये पाइप लगे होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, डीआयोनाइज्ड वाटर और डिस्टिल वाटर में क्या अंतर है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर तो आप समझ गए होंगे कि इनमें ये कौन कौन से वाटर हैं। लेकिन डिस्टिल वाटर आपका क्या है कि इसकी एक इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट किस तरीके से होती है, पूरे कांच की बनी होती है। और उसमें क्या होता है, नीचे से यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से उसको हीट करते हैं। यहाँ पे फ्लास्क में पानी होता है, मतलब इसमें फ्लास्क में पानी होता है, ये पानी जाता है ऊपर को, और एक इसमें मतलब अलग अलग तरीके से ग्लास के अलग अलग सिस्टम लगे इस तरीके से, इसमें लाइन लगी रहती है। और वो ठंडा करके पानी, इसमें इधर साइड से पानी भी चल रहा होता है, एक मशीन जी जैसी होती है, भाप को ठंडा करके आप इसमें अलग से एक उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें पूरा पानी जितने सॉल्ट होते हैं वो यहीं रह जाते हैं। इसको आप सिंपल ये भी समझ सकते हैं, जैसे आपने एक प्रेशर कुकर में पानी गर्म कर लिया और उसकी नोजल में आप सीटी हटा के आप उसमें पाइप कनेक्ट कर देंगे, जिस तरीके से अल्कोहल बनाया जाता है गांव देहात में, उसके तरीके से। तो उसमें क्या करता है, पाइप को ठंडा करके फिर उसमें से ड्रॉप ड्रॉप कलेक्ट की जाती हैं, तो उससे डिस्टिल, तो ये भी उसी तरीके का रहता है। आप इसमें बाकी सॉल्ट यहीं रह जाएंगे, पानी पानी भाप को ठंडा करके इस पानी में इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि अगर आपने इसको ढंग से अगर इसमें हीट कंट्रोल नहीं की तो ये पूरा कांच का होता है और ये ब्लास्ट कर सकता है। और इसको थोड़ा इसीलिए डिस्टिल वाटर आप जो बॉटल में आपने देखा होगा वो महंगा भी आता है। आप उसको देखेंगे कि जो कार और उनमें डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं या बैटरी में डालने के लिए, तो वो महंगा बॉटल में पैकिंग आती है उसकी। और लेकिन जो डीआयोनाइज्ड वाटर होता है ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि लेबोरेटरी में हमने रिएक्शन करनी है, मान लीजिए आप दिखाना है, कोई स्लाइड बनानी है, कोई वो दिखाना है, तो ये जो हार्ड वाटर होता है तो इसके वजह से क्या होता है कि वो
उसमें सॉल्ट ज़्यादा होते हैं तो हमारा रिएक्शन ही नहीं आ पाती हैं। हमारे जितने हम जो जो टेस्ट बच्चों को दिखाते हैं, मान लीजिए, और स्टार मान लीजिए एल्बुमिन का टेस्ट है, स्टार्च टेस्ट है, या कोई स्लाइड बनानी है, तो उसमें हम पानी जो यूज़ करते हैं, अगर अगर वो डिस्टिल वाटर है, मतलब अगर वो हार्ड वाटर है, तो क्या होगा, वो रिजल्ट ही नहीं देगा, क्योंकि वो उसके जो मान लीजिए इसमें क्लोराइड और सल्फाइड जो आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करके इसको हमारा डिजायर्ड जो हमें जो ज़रूरत है वो प्रोडक्ट दिखने ही नहीं देंगे। तो क्या करता है, डीआयनाइजर क्या करता है, थोड़े आयंस को क्या होता है, जो हैवी वाटर के जो आयन होते हैं, इनको क्या करता है, अपने आप में सोख लेता है, और इनको क्या करता है, डिस्टिल वाटर के बराबर साफ़ तो नहीं होता है, लेकिन थोड़े बहुत जो हैवी जो आपके आयंस होते हैं उनको रोक देता है, और तो कम होता है, तो ये रिएक्शन आ जाती है, हमें मिल जाती है। और ये ऑपरेट करना ईजी होता है, ये प्लास्टिक के होते हैं सब, और बटन दबाया, जिस तरीके से आरओ वाला सिस्टम होता है उस तरीके से फटाफट निकाल के पानी आपको ये दे देता है। डीआयनाइजर, इसको बोलते हैं डीआयनाइजर, डीआयनाइज्ड वाटर देता है लैब में, आपकी रिएक्शन करने के काम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। डीआयनाइजर और डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है, कॉस्टली रहता है, ध्यान रखना पड़ता है, और इसको गर्म करके हम ठंडा करके लेते हैं इसमें से पानी। लेकिन डिस्टिल वाटर आरओ की तरह काम करता है, और थोड़ा उससे क्या होता है, उसमें चैम्बर बने होते हैं उस तरीके से। आप खुद ही देख लीजिएगा कि जो आरओ वाला सिस्टम होगा, आरओ में तो क्या होता है, वो एडेड मिनरल बाद में ऐड भी करता है, क्योंकि पहले पानी बना देता है, तो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ खुद से ऐड करता है। लेकिन डीआयनाइजर में क्या होता है, दोबारा मिनरल ऐड नहीं किए जाते हैं। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं आगे के कुछ पॉइंट, फटाफट से देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं, ये 6 और 7 लास्ट टॉपिक्स, इसके सब टॉपिक हैं। इसके बाद ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आइए हार्डनेस ऑफ वाटर देखते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है, ये टेम्पररी हार्डनेस जो होती है, इसमें ये किस कारण होती है, देखिए बाइकार्बोनेट्स की वजह से। बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनके वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हैं बाइकार्बोनेट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा कि हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है हमारी, ये इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि ये टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के, लेकिन यहाँ क्लोराइड्स और सल्फेट हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए, और टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन से बाइकार्बोनेट्स हैं, ये टूट जाते हैं जल्दी। और इसको रिमूव्ड क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट से भी इसको इसका करते हैं, हम रिमूव करते हैं। जो ऊपर है बॉइलिंग से, टेम्पररी हार्डनेस अगर हमने हटानी है तो उसको क्या करते हैं, बॉयल करके भी हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन ये बॉयल करने से भी नहीं जाते हैं परमानेंट हार्डनेस वाले। इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर क्या होता है, देखिए डिक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा अगर आपका हार्ड वाटर ज़्यादा है। स्केलिंग इन पाइप, पाइप क्या हो जाएंगे, चोक होने लगेंगे, उसमें वाइट वाइट कलर का वो सब्सटेंस जम जाएगा, और बॉयलर भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे ख़राब हो जाता है। अंदर उसमें वाइट चूना तरीके से भर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में, अगर आपने आपके वो होते हैं पानी गर्म करने के लिए, जो आपके गीज़र लगे होते हैं, उनमें ये दिक्कत आती है, और अंदर क्या हो जाता है, उसमें चूना बहुत सारा अटक जाता है। इसलिए आपको उसकी 4 साल में उसकी क्या है, सर्विसिंग कराते रहनी पड़ती है, और चेक करना होता है कि वो ख़राब ना हो जाए, और ये इस सॉल्ट को हटाना पड़ता है। मिनरल रिच, और देखिए यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, मिनरल रिच ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जैसे आपने आरओ से लगा के आपने क्लीन वाटर कर लिया, तो फिर क्या करना होता है, वो शरीर के लिए, लेकिन क्या होता है, सारे के सारे पोषक तत्वों को ख़त्म कर देता है। कुछ हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व भी ज़रूरी होते हैं। अगर मिनरल रिच होगा तो उससे हमारे बहुत सारे मिनरल की कमी पूरी होगी। ये इसका फ़ायदा है, बाकी नुकसान ज़्यादा है इसमें। और देखिए अगला पॉइंट है सेवन्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस, पीएच और हाइड्रोजनेशन एंड रेंसिडिटी। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, फ्रेम किए जाएंगे एग्जाम में। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी डाली आपने, तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट मिला। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी आपने दी है उस केमिकल रिएक्शन में आपने क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, और प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। और कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन है, उससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक
गैल्वेनिक सेल बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ऊपर वाले होते हैं हमारे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे जो हमारे पास सेल हैं, जो हमारे डेनियल सेल बोला जाता है, जो घरों जो टॉर्च में हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन होगी और बाई हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। अब देखिए, और हम इसको पढ़ के भी बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। क्या है? डिकम्पोजिशन है, कंपाउंड का डिकम्पोज कर रहा है यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हुए डिकम्पोज करेंगे। पानी का अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो पानी का अगर आप डिकम्पोज करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड हैं। तो ये इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है कि ये सरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? आपको बिजली का करंट, इसमें आपको बैटरी इसमें करंट देना है, तो ये क्या है, सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस इलेक्ट्रोड का ये काम होता है। तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आपका नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, पॉजिटिव आयन क्या आ जाएंगे, तो इसको कैथोड बोलेंगे। जिसमें पॉजिटिव आयंस चिपकने लगेंगे उसको उसे कैथोड बोलेंगे, और जिसमें नेगेटिव आयंस आने लगेंगे उसको एनोड बोलेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या प्रोड्यूस किया गया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इससे प्रोड्यूस की जाएगी। ये भी बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और जो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो टर्म है, उसमें क्या करा जाता है, आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड को दूसरा ये बना दिया, तो ये घुल के क्या होगा, इसके ऊपर परत चढ़ा देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, जो हमारी कैनिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। और हम जो नए प्रोडक्ट बनाने होते हैं उसको भी इन चीज़ों से चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा वो रहता है। और पीएच है आपका, देखिए पीएच वैल्यू, पीएच का भी सब टॉपिक दिया गया है। पीएच वैल्यू क्या करती है, इंडिकेट, ये क्या करती है, एसिडिटी बेसिटी को मेज़र करने का स्केल है। तो इसमें ये कहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, 0 से 7 न्यूट्रल होता है और 14 क्या होता है, बेसिक रहता है। 0 से 7 के बीच में क्या हो, एसिडिक कंपाउंड मिलेंगे आपके, ये न्यूट्रल रहेगा। और आपके यहाँ से बढ़ते हुए 14 को हाईली बेसिक हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ हाइड्रोजनेशन क्या है, इसमें ऐड करना है आपको हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड फैट। जैसे आपने मान लीजिए आपने ले लिया सरसों का तेल, ले लिया सरसों का ले लिया, तो आप इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस अगर आप इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। और या निकिल इसमें कैटालिस्ट ले लेंगे, निकिल या पैलेडियम आप क्या ले लेंगे, कैटालिस्ट ले लेंगे। तो यहाँ वनस्पति क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा, डालडा बन जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एडिश, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने। देखिए तेल में अनसेचुरेटेड जो तेल था हमारा, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस बोला गया है, ये वनस्पति घी प्रोडक्शन भी किया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें तेल को हम क्या कर देते हैं, वनस्पति घी में, डालडा में कन्वर्ट कर देंगे, एकदम थिक और वो ग्रीसी सब्सटेंस बन जाता है। और इसको हम अपना ये वनस्पति घी बोलते हैं। अब हमारी जो लास्ट स्लाइड है, हम उसकी ओर चलते हैं। लास्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, तो लास्ट स्लाइड, और इसमें एक टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल लीडिंग टू बैड टेस्ट। मान लीजिए आपने चिप्स में, आपने मान लीजिए जो खुले चिप्स आते हैं उसमें आपने नाइट्रोजन और दूसरी गैस न डाल के हुए अगर वैसे पैक कर दिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पाउच के अंदर आपकी ऑक्सीजन होगी, अगर आपने खाली आपने क्या किया, एक सील कर दिया उसको। तो यहाँ मान लीजिए आपने यहाँ पे चिप्स रखे हुए, जो आपने चिप्स पैक किए हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर ऑक्सीजन होगी, मान लीजिए जो आपकी ऑक्सीजन होगी, ये क्या करेगी, इसको थोड़े दिन बाद ऑक्सीडाइज करने लगेगी। जो ऑयल होंगे इसमें, जितना ऑयल लगा होगा चिप्स में, तो ऑक्सीडाइज करके ख़राब स्वाद आ जाएगा इसका। इसी को रेंसिडिटी बोला जाता है। फैट्स एंड ऑयल लीडिंग बैड टेस्ट, खराब टेस्ट और गंदी बदबू आने, फॉल स्मेल आने लगी, गंदी स्मेल आने लगती है। स्पॉइल्ड बटर, बटर भी देखना आपने, अगर बटर खाया होगा, अगर घी आपने बहुत दिन तक रख दिया, तो वो भी ऑक्सीडाइज होकर गंदी बदबू आने लगती है उससे। वो क्या है, रेंसिडिटी का क्या है, एक इफेक्ट है। और अब अगला देखिए, हीट। हीट देखिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये क्या है, हीट के ट्रांसफ़र की क्या है, मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आपका क्या किया जाता है कि कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें कंडक्शन में क्या होगा, मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक आपके पास क्या है, लोहे की छड़ है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। तो इस कोने में भी क्या हो जाएगा, ये गर्म, यहाँ पे भी गर्म हो जाएगा। आपने शोले मूवी देखी हो, तो उसमें क्या होता है कि वो जब
हरी नाई को वो करते हैं कि गरम लोहे की वो जो सरिया होती है उसको ढक देते हैं सुरंग के नाम से। सुरंग बन रही है तो वो उसमें जेलर पकड़ लेता है उस लोहे की रॉड को, तो पूरी हाथ जल जाता है उसका। इसीलिए आप क्या आपने अपने घर पे भी देखा होगा, अगर खाना बनाते हुए जो आपका पलटा होता है अगर वो उसी में रह गया अगर, तो और उसे गर्म करेंगे तो पूरा पलटा गर्म हो जाता है, उससे हाथ क्या होता है बर्निंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कंडक्शन को अच्छे से समझ लेंगे। हीट एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। वन एंड ऑफ मेटल रॉड मेक्स द अदर एंड हॉट। एक साइड से अगर उसको गर्मी इधर से हीट मिल रही है तो दूसरा कोना भी गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का क्या मूवमेंट होगा, जैसे पानी है आपने यहाँ से इसको गर्म कर रखा है, तो क्या होगा, जो जो यहाँ पे क्या है सर्कुलर फॉर्म में क्या होते हैं वो घूमने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एनर्जी लेगा और ये ऊपर ट्रांसफर करेगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये अपनी जगह छोड़ के ऊपर जाएगा और जो इसकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल थे वो आने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, कन्वेक्शन होने लगेगा। रेडिएशन क्या है, देखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ये ट्रांसफर का मेथड है आजकल बहुत मोस्ट कॉमन है, इसी को हम रेडिएशन को यूज़ करके हम अपना खाना बना लेते हैं। माइक्रोवेव जो है इसका भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं। इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। बीच में आपने देखा होगा जब सूर्य से हमारी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ये जो रेडिएशन आती हैं ये अर्थ में आती हैं, तो बीच में क्या है कि बीच में कोई भी एयर गैसेस नहीं है। जब हमारा एटमॉस्फेयर जो ये है इसी के आसपास हमारे क्या हैं गैसेस हैं, जो हमारे अर्थ के कुछ किलोमीटर्स के अंदर ही गैस हैं। तो ये जब यहाँ से आ रही हैं तो इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए बीच में। तो इस तरीके से हम नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इसीलिए लिखा गया है। इसको आप समझ सकते हैं, जो रीच में अर्थ में रीच करती है इस तरीके से। इसको कोई साधन नहीं चाहिए। यहाँ अगर मान लीजिए आपने लोहे की छड़ है, बीच में आपने गैप कर दिया, बीच में आपने काट के इतना टुकड़ा हटा दिया और यहाँ से गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ ठंडक नहीं, यहाँ गर्मी नहीं पहुँचेगी फिर। और पानी में भी आपने देखा होगा कि पानी में जब ऊपर अगर बीच में अगर वो अगर एनर्जी लेके ऊपर जाएगा और ठंडा वाला नीचे ना आए, तो ये एकदम कॉन्टिन्यूस है, कांटेक्ट प्रोसेस है। लेकिन यहाँ क्या है, कोई कांटेक्ट बीच में एटम्स या मॉलिक्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बिना उसके भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुँच जाती हैं, बिना मीडियम के भी, इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, ये वाला टॉपिक भी समझ लेंगे। आइए अगला टॉपिक देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इवापोरेशन एंड रेफ्रिजरेशन। प्रिंसिपल क्या है इसका, इवापोरेशन का। आपने देखा होगा इवापोरेशन का प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे आपने पानी को गर्म किया तो क्या करता है, ये भाप बन जाता है। क्या करता है, भाप बनने लगता है, भाप बनता है। तो आपने इसको अगर मान लीजिए आप इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में इसको कलेक्ट करेंगे इसको भाप को, और या इसको ठंडा करने लगेंगे। यहाँ पे इस इन 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 जो वेपर्स को आपने कलेक्ट कर लिया इसमें, और यहाँ से ठंडा करेंगे इसको, तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन के बाद इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। और इसमें लिखा है देखिए, सरफेस फेनोमेना, ये क्या है, सरफेस है, ऊपर सरफेस से काम करता है ये। और लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, पानी आपका काय में ये लिक्विड जो हमारा तरल पदार्थ है ये क्या कन्वर्ट करने लगता है, वेपर में कन्वर्ट करने लगता है। एब्जॉर्बिंग हीट एंड कॉजिंग कूलिंग, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, कूल करने पे क्या होने लगता है, स्वेट इवापोरेशन कूल्स द बॉडी। जब हमें पसीना होने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका इवापोरेशन होगा तो ठंडा होने लगेगा। और स्वेट के अलावा अगर हम दूसरा यूज़ करें तो है घड़े में जो ठंडा पानी हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, कंडेंसेशन के कारण ही होता है। इसको लेटेंट हीट भी बोला जाता है। और लेटेंट हीट L=Q/m, इस तरीके से आप उसको, Q होती है आपकी हीट और ये मास हो गया जो पानी का, ये इसको L होता है, लेटेंट हीट बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और एक फॉर्मूला आपको सिंपल सा ये याद है, Q=ms∆T, स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट के लिए इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी वैसे हीट है, ये मास है पानी का, ये टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो इसको ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस तरीके क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, लेटेंट हीट का और स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट का Q=ms∆T है और L=Q/m है। तो इसमें क्या होता है कि जो घड़ा है हमारा, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो ऐसे इसमें इसमें यहाँ जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, ये इवेपोरेट होंगे और टेम्परेचर डाउन करेंगे, इसलिए घड़े का जितनी बाहर गर्मी बढ़ती है और हमारा घड़े का पानी उतना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। और रेफ्रिजरेशन तो आप आजकल घर घर में आपका रेफ्रिजरेटर है, ये वर्क प्रिंसिपल करता है इवापोरेशन में, वेयर हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फूड एंड आइटम टू प्रिजर्व दम एट लोअर टेम्परेचर। हीट उसकी हटा देंगे, उसको ठंडा करने से क्या हो जाता है, आपने अगर ड्राई मान लीजिए आपने फ्रूट्स रख लिए तो वो ठंडे एकदम चिल्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी आपने हीट को क्या कर दिया, निकाल दिया, और ठंडे के उससे उसको आपने क्या कर दिया, प्रिजर्व करने के लिए भी मदद करता है। तो रेफ्रिजरेशन आप समझ गए होंगे। और आइए हम अगले जो लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं इसमें,
10th है, इसमें थर्मल फैक्टर इन फूड प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें थर्मल प्रोसेसिंग में क्या होगा। थर्मल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पास्चराइजेशन किया जाता है, HT ST LT HT, ये क्या है, ये जो हमारे प्रोसेस थे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए, इस तरीके से हमारे जो दिए गए हैं, UHT है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट है। तो ये पास्चराइजेशन के मेथड है, मैंने पिछले वीडियोस में भी इनको क्या क्या रखा है, डिस्कस कर रखा है। स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन जो आप कैनिंग में भी यूज़ करते हैं, ये कम से कम 100-120 डिग्री सेल्सियस में हम इसको यूज़ करते हैं। पास्चराइजेशन आपका क्या है, कम में ही आपका 72 डिग्री सेल्सियस में, हल्का लगभग उतना उसके आसपास हम लेके चलते हैं पास्चराइजेशन। दूध के लिए हम इसको और फ्रूट जूसेस के लिए पास्चराइजेशन यूज़ करते हैं। और वैसे मैंने उसकी ट्रिक भी बता रखी है आपको कि लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का आप उसको कैसे समझ सकते हैं आप, और शॉर्ट्स में भी डाला है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और देखिए ड्राइंग रिड्यूसेस में अब क्या है, थर्मल फैक्टर में क्या है, ड्राइंग भी आपका क्या है, एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और उससे क्या है, स्पॉलेज हमारी ख़त्म हो जाती है। जो हम फल सब्जियों को सुखाते हैं उससे क्या हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होने लगता है, और उससे क्या हो जाता है, हमारा स्पॉलेज बच जाती है, ख़राब होने से बच जाता है। और टेम्परेचर कंट्रोल भी क्या है, मेंटेनिंग फूड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर खाना बनाना है, दूध गर्म कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपने इसको इंडक्शन चूल्हे में रख लिया, 2000 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको अगर गर्म करेंगे, उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो जलने की बदबू आने लगेगी। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अच्छा ढंग का बनाने के लिए, वरना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपने थोड़ा सा इधर उधर किया तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये थर्मल फैक्टर्स। तो क्या क्या है इसमें, पास्चराइजेशन है, स्टरलाइजेशन है, ड्राइंग है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं उसमें थर्मल फैक्टर्स सब आ जाएंगे उसमें, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता, टफ सा लगता है, लेकिन ध्यान से इसको, इसमें जो हीट के अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करके हमने अभी तक जो भी प्रिजर्वेशन के मेथड सीखे थे, उन्हीं को हमने क्या करना है, दिमाग में लेके आना है जब भी थर्मल फैक्टर इन फूड प्रोसेसिंग वर्ड हमें देखने को मिले। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।